अबे नमस्कार। कैसे हैं भाई? तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। पढ़ाई ठीक चल ही रही होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली आज अपन ठीक है, तो इसके लिए अब ये एक हिंदी से एक अलग ग्रामर से अलग एक अलग ही टॉपिक है ना, पारिभाषिक शब्दावली है ना, जिसमें इंग्लिश आ जाती है ना। और इंग्लिश जहाँ आ जाती है वहाँ अपन ग्रामीण वाले लोग, ग्रामीण परिवेश वाले लोग थोड़ा सा है ना पीछे हट जाते हैं ना। आजकल तो खैर इंग्लिश अच्छी हो गई है, अच्छी स्कूलिंग होने लग गई तो भैया इंग्लिश हो गई। ठीक है। तो जो योगा वाले जो कृष्णा रामा वाले थे ना, उनके लिए थोड़ा सा इधर सही हो जाए। ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसका भी बराबर का रोल है, ये भी किसी में देख लो। ये पारिभाषिक शब्दावली का मैं आपको बताऊं कि कोई भी जैसे RS मेंस में तो है ही है, आपके सब इंस्पेक्टर में बहुत बड़ा रोल है इसका, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है ही है ये। तो और चाहे कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लो, किसी भी एग्जाम का एग्जाम्पल उठा लो, सब में पारिभाषिक शब्दावली आती ही आती है। ठीक है, और अच्छे खासे नंबर के हिसाब से आती है। जैसे RS मेंस में भी बराबर संधि के बराबर आती है, बाकी के जो टॉपिक है उनके बराबर आती है। फर्स्ट ग्रेड में भी जैसे मान लो कि हिंदी में पहले पेपर में 5% आते हैं तो 1% इसका आता ही आता है। और सब इंस्पेक्टर में तो संधि से ज्यादा नंबरों की आती है, संधि से ज्यादा। अगर पिछला जो देखोगे 2021 वाला, तो उसमें तो इसमें 9 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि संधि के 6 क्वेश्चन थे, समाज के 5 6 क्वेश्चन थे, और इसके 8 9 क्वेश्चन थे। तो पारिभाषिक शब्दावली, अच्छा दूसरा है कि इसको पढ़ते नहीं है अपन। ये पारिभाषिक शब्दावली चलो ठीक है, नहीं इसको कहीं लगभग पढ़ाया जाता है ना, बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है इसको। जो हिंदी के जो टीचर हैं तो बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है, आप देखना। तो बाकी इंपॉर्टेंट है हर जगह, मेरिट बनाएगी, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली फिर कहते हैं कि यार ये गलत हो गया, अच्छा इसका ये भी अर्थ होता है क्या। तो ये सारी चीजें हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली को आप इसको कमजोर मत समझना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा नंबरों का ये वेटेज रखती है। ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली, भाई पारिभाषिक शब्दावली में ऐसा क्या है? पारिभाषिक शब्दावली में ऐसा क्या, तो मीनिंग ही तो है भाई, इंग्लिश की मीनिंग है अपने को, वोकाबुलरी अपनी ठीक है ना। तो वोकेब अच्छी है तो ये तो पारिभाषिक शब्दावली करके ही आ जाएंगे, है ना। लेकिन ये पारिभाषिक शब्दावली में क्या होता है कि पारिभाषिक शब्दावली में जो प्रशासनिक जगह काम आती है, जैसे अपने गवर्नमेंट के ऑफिसेज हो गए या जैसे बैंक वगैरह हो गए, तो ये जो काम आती है वहाँ ये उनके फिक्स मीनिंग होते हैं पारिभाषिक शब्दावली का, है ना। ऐसे पर्यायवाची के रूप में काम नहीं करती कि भाई आप है ना पर्यायवाची के रूप में काम चला लो, नहीं नहीं, क्योंकि वहां इसके फिक्स ही मीनिंग होता है, ये विशिष्ट शब्द होते हैं कि इसी का इसका मीनिंग ये है तो ये ही चलेगा इसका, इसलिए पारिभाषिक शब्दावली पढ़ी जाती है। ठीक है। तो अनेकार्थी वाला, पर्यायवाची वाला, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता है कि भाई किसी फिक्स मीनिंग के लिए ये ही मीनिंग, ये ही शब्द काम में लिया जाएगा, वो पारिभाषिक शब्दावली है। ठीक है। और जो पहले से जॉब में हैं उनको तो बहुत सारे वो जो वर्ड हैं वो देखने को मिलेंगे कि हाँ यार ये तो यूज होते हैं अपने प्रशासनिक, है ना, वहाँ पे प्रशासन में। तो ठीक है। और प्रशासनिक शब्दावली देखा जाए तो आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि कल को मान लो आप नौकरी लगते हो तो आपको इन सारे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ। ठीक है। उस समय आपको फिर दिक्कत नहीं आए। चलो देखो, तो क्या है, पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। पारिभाषिक शब्द विशिष्ट होते हैं, ये मैंने बता दिया, और इनका अर्थ सीमित होता है, इनका अर्थ सीमित होता है ना। भाई किसी भी पारिभाषिक शब्द का कहाँ प्रयोग होगा ये निश्चित होता है, कहाँ प्रयोग होगा, किस जगह प्रयोग होगा, ये क्या होता है, सब निश्चित होता है। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। मतलब इनका सुनिश्चित अर्थ होता है। ठीक है। फिर इस पारिभाषिक शब्दावली को भी ऐसे नहीं है कि अपन अल्फाबेटिकली पढ़ लिया और ये ऐसे याद भी नहीं रहते हैं, नए बात। ठीक है। इनके मिलते जुलते जो हैं, इसके आसपास के वर्ड हैं, मैं उनको एक जगह करके लाया हूं। ठीक है। एक जगह करके लाया हूं, ऐसे नहीं कि अल्फाबेटिकली ए से लेके और मैं जेड तक आपको पढ़ा के चला जाऊं, फॉर्मेलिटी करके चला जाऊं, है ना। तो इनको कि भाई जैसे कई बार अपन याद करते हैं कि यार कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये उसका था, ये उस वर्ड का था, तो वो सारे जो कंफ्यूजन वाले हैं, जो मेरे दिक्कत आती थी एग्जाम्स में, या मैंने उसमें ये देखा है कि रिसर्च करके कि यार ये वर्ड एक जगह होने चाहिए, उस हिसाब से मैंने मेहनत करके और एक जगह में करके लाया हूँ। ठीक है। चले आगे, तो करें पारिभाषिक शब्दावली स्टार्ट। चलो देखो, एक है एविडेंस और एक है परजूरी। क्या है? एविडेंस और परजूरी। एविडेंस तो आपको सबको पता है कि भाई साक्ष्य या गवाही, जो भी अपन जैसे कोर्ट में होते हैं कि भाई एविडेंस क्या चाहिए, कानून, कोर्ट क्या मांगता है, सबूत मांगता है। क्या मांगता है? वो सबूत क्या है? एविडेंस है, साक्ष्य मानता है। ठीक है। भाई आपने आरोप लगा दिया, आपने आरोप तो लगा दिया, लेकिन आपके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा,
ठीक है, आपके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। कानून क्या मांगता है? सबूत मांगता है। तो वो क्या होते हैं? एविडेंस। ठीक है, एविडेंस। अब होता क्या, जैसे मान लो किसी ने क्राइम कर दिया, ठीक है, एक ही जगह आपको समझा देता हूं, देखो सारी चीजें। आपने मारपीट कर दी किसी से, ठीक है, आप गए पार्टी कर रहे थे, है ना, कॉलेज में भी हो जाती है मारपीट, और आपने करी भी होगी, ठीक है, केस वेस भी हुआ होगा, गए भी होंगे, ठीक है, थोड़ी देर थाने में। तो जैसे आपने मान लो मारपीट कर दी, मैं एक सिंपल मारपीट का ही केस लेता हूं अपन का, ये जो आपका है ना, मर्डर वर्डर का नहीं लेंगे, मारपीट आपने कर दी, ठीक है, ये आप ए आदमी हो, ठीक है, और ये बी आदमी है। आपने क्या कर दिया? मारपीट, इसको पिटाई कर दी, इसकी क्या कर दी? पिटाई कर दी, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि मान लो आपने मारपीट कर दी, और इस ये आदमी गए, कहाँ पे गए? कोर्ट में, सॉरी पुलिस स्टेशन गए। कहाँ गए? पुलिस स्टेशन। एफआईआर करवा दी, आपके खिलाफ क्या करवा दी? एफआईआर करवा दी, ठीक है साहब, एफआईआर करवा दी, केस चला, क्या करा? केस चला, और वो किस में चला गया भाई? एफआईआर, इन्होंने चार्जशीट पेश करी, क्या किया? आरोप पत्र, चार्ज शीट पेश कर दी, क्या बोलेंगे उसको? आरोप पत्र। ये मैं सारी पारिभाषिक शब्दावली में आपके काम आएगा। चार्जशीट पेश की, कहाँ चला गया आपका? कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में चला गया आपका। ठीक है, कोर्ट किससे चलता है? लॉ से चलता है। लॉ क्या होती है? विधि होती है, ठीक है, जो आपका कानून होता है ना, लीगल, लीगल कार्रवाई होगी वो, ठीक है, लीगल, लीगल भी क्या होती है? विधिक या कानूनी, लीगल विधिक, ठीक है भाई। लॉ, कोर्ट किससे चलता है? लॉ से चलता है। क्या कार्रवाई होती है? लीगल, लीगल कार्रवाई ही होती है ना। ये क्या होती है? जुडिशियल। जुडिशियल का क्या मतलब होता है? न्यायिक। जुडिशियल का क्या मतलब होता है? देखो होता क्या है कि भाई आपने क्या किया? पिटाई कर दी बी की, पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर हो गई, तो फिर जो भी है ये ए है, तो उसको क्या ले आएंगे भाई? पुलिस स्टेशन में, पुलिस कस्टडी में ले आएंगे, ठीक है भाई, उसको गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके आपको 24 घंटे में किसके सामने पेश करना होता है? मजिस्ट्रेट के सामने। या तो उसको क्या मिल जाएगी? जमानत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जमानत, बेल, मतलब जमानत मिल जाएगी। ये सारे जो लिख रहा हूं ना, ये पारिभाषिक शब्दावली में आएंगे और आप समझते जाओ, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगी? या तो बेल मिल जाएगी, वरना अगर बेल नहीं मिलती है तो, और उससे पुलिस कस्टडी में मार सकते हैं भाई, ये हाँ नहीं भर रहा, क्यों, क्या कारण था, मारपीट करी, क्या दिक्कत थी, ठीक है, तो हम इसको पुलिस कस्टडी में रखेंगे। किसको रखेंगे? पुलिस कस्टडी में, जो कि 15 दिन तक की हो सकती है। तो पुलिस कस्टडी में क्या बोलेंगे बताओ इसको? पुलिस अभिरक्षा। पुलिस कस्टडी मतलब अभिरक्षा, ठीक है। फिर मान लो कि पुलिस अभिरक्षा, ये सारी चीजें समझना, ये आगे बहुत आएंगी, मतलब सारे एक एक वर्ड आगे आएगा। पुलिस अभिरक्षा में रखेंगे। फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया किसने? जो भी कोई थानादार है या जो भी है, इन्वेस्टिगेशन किया इस केस के लिए, भाई क्यों मारपीट हुई, क्या लफड़ा था, या की है या नहीं, है ना, मारपीट की है नहीं, इन्वेस्टिगेशन, जांच, या अन्वेषण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अन्वेषण, जांच करी, समझ रहे हो? आपके आप मतलब इसको वो करो, रिलेट करो। तो इन्वेस्टिगेशन की, और कि भाई उसने जो भी सारी छानबीन करी कि क्या गड़बड़ थी क्या नहीं गड़बड़, तो 5 दिन मान लो रिमांड पे लिया, और उसके बाद में कोई उसके अगर मान लो कि जेल वेल बनते हैं, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। जुडिशियल कस्टडी क्या हो गई? न्यायिक अभिरक्षा। क्या हो गई? न्यायिक अभिरक्षा। क्या हो गई? न्यायिक अभिरक्षा। फिर उसकी चार्जशीट पेश करती कि भाई ये गड़बड़ थी, इसने ऐसे मारा, ये इसका जो है अपराध किया इसने, ठीक है। अपराध भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कोग्निजेबल, ठीक है, ये इंग्लिश वाली मीनिंग देख लेना भाई, मेरा इनमें हाथ कम ही है। कोग्निजेबल ऑफेंस, कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के एक होता है नॉन कोग्निजेबल, तो नॉन कोग्निजेबल का मतलब असंज्ञेय, जिसमें वारंट चाहिए गिरफ्तार करने के लिए, है ना, असंज्ञेय अपराध। जैसे मर्डर वगैरह में क्या है? मर्डर वगैरह में या डकैती में, लूट में कोई वारंट चाहिए नहीं होता है। जैसे ही पता चला उसको गिरफ्तार करके ला सकते हैं। या कोई छोटा मोटा केस होता है, उसमें वारंट से ही गिरफ्तार करना पड़ेगा, वारंट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पुरानी मूवी में नहीं देखा आपने,
गिरफ्तार करना है तो फिर वो विलेन कहता है कि वारंट दिखाइए, गिरफ्तार करना है, हो गया, फिर वो वारंट दिखाता है। ठीक है, फिर वो एक बेल लेके आ जाता है, जमानत की, भाई ये लो, एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, मतलब अग्रिम जमानत। यानी उसके गिरफ्तार होने से पहले ही, जेल में जाने से पहले ही उसकी जमानत ले सकते हैं। तो ये बेल जमानत और एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, ये मीनिंग थोड़ा सा देख लेना आप। एंटीसिपेटरी बेल को क्या बोलेंगे? अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत। ठीक है, कोग्निजेबल ऑफेंस हो गया, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हो गए, अपराध, मारपीट करी थी, एफआईआर होगी, पुलिस कस्टडी में ले जा सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी, चार्जशीट पेश कर दी। अब मामला कहाँ गया? कोर्ट में आ गया। मामला कहाँ पे आ गया? कोर्ट में आ गया। कोर्ट में मामला आते ही क्या होगा? क्या होगा भैया? एविडेंस। ठीक है, एविडेंस, साक्ष्य। क्या होगा? साक्ष्य। अब देखो, कोर्ट में कौन गया? बी गया। कोर्ट में कौन आदमी गया? बी गया। भाई बी तो लेके जा रहा है केस को कि भाई हाँ, तो वो क्या होगा कि भाई ये केस को ले जाएगा वहां, वकील करेगा, या मैं इसी को इसमें ले सकता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई याचिका लगाते हैं तो पिटीशन, है ना भाई, यहाँ मान लो कि भाई याचिका मान लो इसको, है ना, या पुलिस के थ्रू भी केस जाता है, वो भी चला जाएगा, है ना। पिटीशन तो याचिका, और पिटिशनर क्या हो गया? याचिका करता। क्या हो गया? याचिका करता। अब देखो, पी के केस किसके खिलाफ है? ए के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? ए के खिलाफ है। तो ए हो गया डिफेंडेंट। डिफेंडेंट, अब ये डिफेंड करेगा ना अपने आप को, डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। प्रतिवादी हो गया ना भाई, इस पे केस लगा, ये बताएगा कि नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, ये है वो है, तो ये क्या हो गया? प्रतिवादी हो गया। ये क्या हो गया? प्रतिवादी। अब ये बी पिटिशनर है, याचिका लगाई वकील के थ्रू, तो जो वकील वो काम करेगा कि भाई अच्छा अच्छा ये बात है, तो वो जो कागज वागज बनाएगा उसमें क्या है कि साइन वाइन कराएगा। डिपोंडेंट, डिपोंडेंट, इसको बोलते हैं अभिसाक्षी। अभिसाक्षी कौन? ये खुद हो गया अभिसाक्षी, यानी बयान देने वाला, है ना। बयान देने वाला भी क्या है? अभी उसके डिपोंडेंट के वो साइन करवाते हैं। अभिसाक्षी जो साक्ष्य देने वाला है, जो साक्ष्य देने वाला है। तो डिपोंडेंट का मतलब क्या हो गया? अभिसाक्षी। डिफेंडेंट कौन है? ए। डिफेंडेंट कौन है? ए। जैसे मान लो कि अपन कई बार पता है कि आरपीएससी या जैसे कोई इसका आपके कोई आंसर की में गड़बड़ी है, तब अपन पिटीशन लगाते हैं, याचिका लगाते हैं, लगाते हैं। जैसे प्लेंटिफ, वादी, इसको भी क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ, वादी जो याचिका लगाता है, वादी, इसको क्या बोलते हैं? वादी। तो आप जब याचिका लगाते हो तो फिर क्या करते हैं कि कोर्ट नोटिस इश्यू करता है आरपीएससी को, इनको, तो उनको क्या बोलते हैं? रेस्पोंडेंट। उनको क्या बोलते हैं? जो उत्तर देगा, रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट, तो ये भी प्रतिवादी हो गया। अब कई बार ये प्रत्यर्थी भी आ जाता है ना, प्रतिवादी, ये भी प्रतिवादी हो गया। डिफेंडेंट, आप समझ गए ना, जैसे मारपीट का केस कराया तो डिफेंड जो करेगा कि भाई नहीं नहीं मैंने नहीं करी, ये साक्ष्य वगैरह, तो वो डिफेंडेंट। रेस्पोंडेंट कौन हो गया? जैसे अपन, ये मैंने आरपीएससी वाला एग्जाम्पल दे दिया। पिटिशन हो गया। अब बताओ, ये बी है, किसके खिलाफ इसने लगाया? एक के खिलाफ। किसके खिलाफ लगाया? एक के खिलाफ। तो होगा क्या? अक्यूज, यानी अभियोग लगाया उसके खिलाफ। क्या लगाया? अभियोग, कि भैया इसने मारपीट करी है, अभियोग लगाया। तो अभियोग लगाया तो एक क्या हो गया? अब अक्यूज्ड हो गया। क्या हो गया? अक्यूज्ड, यानी अभियुक्त हो गया, आरोपी हो गया। क्या हो गया? अभियुक्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अभियुक्त हो गया। ठीक है, अब तक क्या है? अभियुक्त हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये अक्यूज्ड हो गया, ये अक्यूज हो गया। अब मान लो ये केस चला, तो ये फैसला क्या आएगा? वर्डिक्ट। क्या आएगा? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट को क्या बोलते हैं? फैसला। जब मान ले ये जो भी केस चला उसका निर्णय क्या आया, का निर्णय क्या आया, तो निर्णय में मान लो वो दोषी सिद्ध हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्विक्ट। क्या बोल देंगे? कन्विक्ट। ठीक है, कन्विक्ट क्या हो गया? दोष सिद्ध या सिद्ध दोष। अब उस पे दोष सिद्ध हो गया। क्या हो गया? दोष सिद्ध हो गया, फैसला आ गया कोर्ट का, कन्विक्ट, सिद्ध दोष हो गया, वो अक्यूज्ड था। ये अक्यूज मानी अभियोग। ठीक है, आगे समझ में। तो ये कोर्ट की जो कुछ प्रशासनिक शब्दावली है जो अपने बहुत जगह काम आती है, तो मैंने ये सारी चीजें एक साथ ही बता दी। कोई दिक्कत है या बीच में और भी कुछ अगर आएगा रह गया तो उसी से मैं कनेक्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब वो एविडेंस था ही, अब परजूरी हो रहा है उसमें, परजूरी। तो परजूरी होता है मिथ्या साक्ष्य, यानी झूठा साक्ष्य कोई दे दे, मिथ्या साक्ष्य, या शपथ भंग कर दे।
शपथ, मान लो एक शपथ पत्र भरवाते हैं कि भाई हाँ मैं ये सच बोलूंगा और ये ऐसे ऐसे मेरा है, लेकिन अगर वो क्या करेगा, वो गलत देगा तो उसने क्या कर दिया, उस शपथ को भंग कर दिया, तो शपथ भंग भी इसमें काम में आता है। तो परजुरी का क्या मतलब हो गया, मिथ्या साक्ष्य। बाकी और भी इस कोड से संबंधित कोई शब्दावली आएगी तो अपन उसको कर भी लेंगे, ठीक है। चलो आगे, तो एविडेंस क्या हो गया, साक्ष्य कोई, परजुरी मिथ्या साक्ष्य, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी और भी आगे आएंगे तो अपन ने कंप्लीट इसको कर लिया। आगे देखो, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस होता है स्वायत्त, जैसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट तो स्वायत्त संस्थान। स्टेचुरी सांविधिक, और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक। भाई दो प्रकार के अपने पास होते हैं, जैसे अपन नहीं पढ़ते वो आयोग पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो एक तो संवैधानिक आयोग होते हैं जो संविधान के द्वारा, संविधान में उनका जिक्र है तो वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। और जैसे अपना सीवीसी हो गया, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमीशन हो गया, आपका ये सीआईसी हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, आरटीआई वाला, तो ये क्या है, ये किसी कानून के तहत बनाए गए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सांविधिक बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सांविधिक बोलते हैं। और ऑटोनोमस, जैसे मान लो कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई डिपार्टमेंट है जो खुद से चलाता है, उस पर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के रूल नहीं चलते, उसमें जैसे कोई निगम हो गया, भाई उसको फिक्स अनुदान मिलता है, जैसे कई कॉलेजेस होते हैं तो वो ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें उनमें गवर्नमेंट फिक्स अनुदान दे देती है, ग्रांट दे देती है, बाकी वो अपने हिसाब से ही, ठीक है, वहाँ जो भी है उन आमदनी होती है उसी से अपना वो काम चलाते हैं, तो ऑटोनोमस, तो वो क्या हो गया, स्वायत्त हो गया, ठीक है। और ये स्टेचुरी सांविधिक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, ठीक है, ये वाली चीजें। आगे चले, आ जाओ, साइन डाई और एडजर्न। साइन डाई और एडजर्न, तो एडजर्न का क्या मतलब होता है, स्थगित करना, स्थगित करना। जैसे भाई संसद चल रही है, लोकसभा चल रही है, विधानसभा, तो एडजर्न कर देते हैं कि भाई इतने समय के लिए क्या की गई है, ये एडजर्न की गई। बाकी आपने कभी कोर्ट में देखो, फिल्म में देखो कि कोर्ट इज एडजर्न, तो वो एडजर्न यही होता है कि भाई अभी है ना ये सुनवाई स्थगित करते हैं, और मतलब नई डेट दे दी, ठीक है। स्टाइन डाई का क्या मतलब होता है कि भाई अनिश्चित काल की, जब उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें, ऐसा कुछ, तो साइन डाई अनिश्चित काल के लिए, एडजर्न स्थगित करना। एक होता है पोस्टपोनमेंट, पोस्ट पोनमेंट, ये भी क्या होता है, स्थगित करना, ये भी क्या होता है, स्थगित करना, तो भी आप ध्यान रखना, पोस्टपोनमेंट, ठीक है। एक अबेयंस भी होता है ऐसे, इससे मिलता जुलता ही, अबेयंस, वो भी आस्थगन करना, वो भी स्थगन से संबंधित है, ठीक है, स्थगन से तो ये भी थोड़ा ध्यान दे लेना आपस में। तो साइन डाई एडजन स्थगित करना, पोस्टपोनमेंट भी उससे संबंधित है, अबेयंस भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आगे समझ में, चले आगे, देखो आगे आ जाओ, ऑनरेरियम, ऑनरेरी, इंसेंटिव्स, बोनस, एरियर्स और डियरनेस अलाउंस, ठीक है, एक जैसे ही है। आप जैसे भाई इंसेंटिव आ गया, वो भी एक ऐसा बोनस जैसा ही है, एरियर्स भी ऐसे उससे मिलता जुलता ही है, तो ये किस हिसाब से होंगे वो अपन करते हैं, देखो। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑनरेरी की। ऑनरेरी का मतलब होता है अवेतनिक, यानी कोई बिना पैसे के काम करे, उसको भी क्या बोलते हैं, ऑनरेरी। एक होता है मानद, एक क्या होता है, मानद। देखो मानद क्या है, मान प्लस द, मान मतलब सम्मान, ठीक है, किसी को सम्मान दिया जाए, मान दिया जाए, तो वो क्या आता है, ऑनरेरियम। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मानद उपाधि, देखा होगा आपने, सुना होगा मानद उपाधि, कि सचिन तेंदुलकर को उस फलानी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से ग्रहण, उसको ग्रहित किया, ठीक है, किससे, मानद उपाधि दी, ठीक है, तो वो सम्मान दिया जाता है उनको, उनको क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो वो क्या बोलते हैं, ऑनरेरी। मानद सदस्य, जैसे सम्माननीय सदस्य, ऑनरेरी मेंबर, ऑनरेरी मेंबर, तो वो क्या हो गया आपका ये मानद। इसी से क्या बन गया, ऑनरेरियम बन गया, मानद दे, मान दे, क्या बन गया ये, मान दे, ठीक है। तो उनको पैसा होता है ना, जैसे भाई इन कभी आता है कि मुख्यमंत्री ने आशा सहयोगियों का मानदेय बढ़ाया, आशा सहयोगियों का क्या बनाया, क्या बढ़ाया, मानदेय बढ़ाया, तो वो क्या है, ये मानदेय है। एक होता है मानदेय से रिलेटेड स्टाइपेंड, स्टाइपेंड, ठीक है, स्टाइपेंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी वृत्ति बोलते हैं। स्टाइपेंड में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जेआरएफ कर रहा है ना, जेआरएफ है, तो उसको 20-25 हजार जो महीने के देते हैं वो स्टाइपेंड हो गया, जैसे कोई, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई नेवी में जैसे ट्रेनिंग कर रहा है कि भाई आपको फिक्स स्टाइपेंड दिया जाएगा कि 10,000 ऐसे, तो क्या है, स्टाइपेंड, वो भी इससे मिलता जुलता है। तो ये दोनों हो गए। इंसेंटिव,
राहत, रियायत, राहत, रियायत और प्रोत्साहन। जैसे इंसेंटिव देते हैं कि जैसे कि भाई जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग बैंक में काम करते हैं कि जैसे लोन वगैरह के लिए कि भाई इतने इसने अब की बार है ना 100 लोगों को लोन दिलवाया, तो ठीक है, फिर उनको एक इंसेंटिव देते हैं कि भाई अगर आप इतने इतने का जैसे 10 करोड़ का आप लोन अगर बांटते हो, लोन अगर करवाते हो, तो आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। तो वो उस सैलरी से अलग होता है, वो क्या होता है, इंसेंटिव। तो उनको प्रोत्साहन कि भाई उनको क्या रहे, उत्साह रहे काम करने में, वो डेडिकेशन दिखाए, इसलिए उनको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव। इंसेंटिव दिया जाता है। उससे मिलता जुलता फिर सर बोनस क्या होता है? बोनस भी उससे जैसा ही है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं प्रशासनिक में, प्रशासनिक शब्दावली में अधिलाभांश। अधिलाभांश, जैसे दिवाली का बोनस आया, ठीक है, गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए दिवाली का बोनस आया, या जैसे कंपनी ने सबको है ना बोनस उनके खाते में डाला, ठीक है, कुछ जैसे कोई कंपनी के मान लो प्रॉफिट हुआ कि ठीक है, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज क्या दे दिया कर्मचारियों को बोनस, तो वो क्या हो गया, अधिलाभांश। क्या हो गया, अधिलाभांश। फिर है एरियर्स। एरियर्स होता है बकाया। जैसे इसको कैसे बताएं आपको, जैसे मान लो एक कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी, आप भी गवर्नमेंट में होंगे, ठीक है, तो कर्मचारी की सैलरी स्लिप देखना, ठीक है, सैलरी स्लिप देखोगे तो सबसे पहले पहले होता है उसका क्या होता है, बेसिक पे। बेसिक पे मूल वेतन, ठीक है, मूल वेतन। फिर होता है उसके बाद में उसका डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। क्या होता है, सैलरी स्लिप देखना उसकी, या आप हो तो आप अपनी देख लियो, आपको पता ही होगा। तो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, महंगाई क्या चल रही है उस हिसाब से को बेसिक पे कुछ जो परसेंटेज है ना, अभी जैसे 44 से 50% या उससे ज्यादा कुछ मतलब है मेरे हिसाब से। तो क्लियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता हो गया, बेसिक पे हो गया, उसका क्या हो गया, मूल वेतन। ठीक है, अब जैसे अभी कल परसों 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है, 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है कि भाई 2026 में हम 8वें वेतन आयोग के हिसाब से ये आपका बेसिक पे बढ़ा के जो भी सैलरी बढ़ेगी वो करेंगे। इसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई इसको है ना, हम 1 जनवरी 2026 से आपके ये लागू हो जाएगा। जैसा अब इन्होंने अध्यक्ष और उसमें सदस्य करके कमेटी बनाई और वो रिपोर्ट देगी, और वो मान लो रिपोर्ट देते देते और लागू होते होते वो कब हो जाए, मान लो कि 1 जुलाई 2026 को वो लागू हो, ठीक है, तब तक क्या इनको पुरानी मिलती रहेगी बेसिक पे और ये सारा पैसा। और अब लागू कब से होना था, वो 1/1/26 से लागू माना जाएगा, लेकिन तब तक इनको बढ़े हुआ वेतन मिला क्या, नहीं मिला। तो उनके लागू कब से हुआ, 1/7/2026 से उनको मिलना चालू हुआ, लेकिन वो चालू कहां से होना चाहिए था, 1/1/2026 से, ठीक है। तो ये जो 6 महीने का जो है ना, उनको जो नहीं मिला बढ़ा हुआ वेतन, वो एरियर के रूप में मिलेगा उनको। इसके एरियर के रूप में बोलते हैं, एरियर बोलते हैं, ये गवर्नमेंट कर्मचारी तो खूब जानते होंगे, ठीक है। तो वो एरियर के रूप में उनको मिल जाएगा, तो वो क्या होता है, बकाया होता है, ठीक है। फिर इनके क्या है कि जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी इंक्रीमेंट लगता है भाई, जैसे मुझे तो पता है इंक्रीमेंट का और ये डियरेंस अलाउंस का है ना। तो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होता है वेतन वृद्धि। क्या होता है, वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि, ठीक है। फिर जैसे हाउस अलाउंस हो गया, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट, मान लो ये कभी आ जाए तो मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। मान लो अब फिर जैसे इनको बोनस मिलता है, तो वो बोनस उसमें एंट्री होके आ जाती है, जब इनको दिवाली का बोनस वगैरह मिलता है, तो ये क्या हो गया आपका, मकान किराया भत्ता, ठीक है। ये आपके उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो ये डियरेंस अलाउंस भी बता दिया, महंगाई भत्ता, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या, मिनट्स और एजेंडा, मिनट्स और एजेंडा। देखो कई बार नहीं, आजकल आप कैबिनेट मीटिंग का नहीं सुनते, है ना, कैबिनेट, कैबिनेट क्या होता है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट। तो कैबिनेट की मीटिंग होती है, मान लो कि भाई आज कैबिनेट का है ना, तो ये तो पता ही है कि भाई क्या फैसला होने वाला है, कि भाई कोई वैकेंसीज आने वाली है या कोई कुछ से कोई घोषणा कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, आप देखते रहते हो, टेलीग्राम पे भी आ जाता है उसका जो भी है। तो ये क्या करते हैं, मान लो कि कैबिनेट की मीटिंग होनी है, तो उसमें क्या क्या मुद्दे लेके जाने हैं, ठीक है, क्या उसमें पास करवाना है या क्या लागू करना है, ठीक है,
या किसके लिए भर्तियां निकालनी है, कौन सी डिपार्टमेंट की क्या है, या मान लो किसी का मानदेय बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें उसमें क्या है कि एजेंडा लेके जाते हैं, एजेंडा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एजेंडा। ठीक है, एजेंडा का मतलब होता है कार्य सूची, यानी क्या क्या कार्य होंगे वो सूची लेके जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि भाई वहां जाके सारे मंत्री इकट्ठे हो गए और कोई पता ही नहीं कि भाई क्या है, इसमें क्या पास करवाना है, क्या मामला है, क्या मुद्दा है, और वहां ऐसे बात करके आ गए। नहीं, पहले बाकायदा वहां इनके जो सचिव वगैरह होते हैं, सचिवालय में बाकायदा एजेंडा होता है कि भाई ये एजेंडा, ये 5 बातें हैं, इन 10 बातों पे बात डिस्कस होगी। कितने पे? 10 पे। ठीक है, कि मान लो कि 450 रुपये में ये सिलेंडर देना है, ये योजना है, इस योजना को मंजूरी, ये योजना है कि भाई ड्राफ्ट कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी कि नहीं, ये सारी, जैसे मान लो कोई भी भर्ती से संबंधित है, ठीक है, या कोई कैडर है, ठीक है, क्या है, कैडर है, उसमें कुछ सुधार करना है या किसी का ग्रेड पे बढ़ाना है, तो ये सारे मान लो ये क्या बना के ले गए, एजेंडा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्यसूची। फिर उस पर डिस्कस हुआ, मान लो ये योजना लेके गए थे, इसको नहीं नहीं, इसको मंजूरी नहीं दी, ठीक है, इसको मंजूरी दे दी, इसको दे दी, ये काम नहीं नहीं, ये इसमें नहीं करेंगे, तो इनका फिर मिनट्स की क्या डिस्कस हुआ, क्या फैसला लिया गया, किसको मना किया गया, उसकी बाद में बनती है मिनट्स। क्या बनती है? मिनट्स। एक तो मेरे इंग्लिश में बहुत आतंक है, मिनट्स, तो उसको वो क्या बोलते हैं, कार्यव्रत। क्या बोलते हैं? कार्यव्रत, है ना। कार्यव्रत क्या हो गया कि भाई कार्यव्रत का मतलब है कि भाई लास्ट में क्या डिसीजन निकला, क्या कंक्लूजन, मान लो क्या कंक्लूजन निकला, तो ये दोनों आप शब्द याद रखना, कार्यसूची और कार्यव्रत। ठीक है, ये दोनों यही, मिनट्स कार्यव्रत और एजेंडा कार्यसूची। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर है प्रिस्क्राइब्ड और ड्यूली। प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित, जैसे नहीं पढ़ते क्या प्राइस, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, कि भाई आप है ना, आप जब फॉर्म भरते हो और फॉर्म भरते समय आपको ये बता दिया कि भाई आपको ओबीसी का प्रमाण पत्र लाना है और ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लाना है, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नीचे जब एडवर्टीजमेंट खत्म होता है तो नीचे दिया रहता है, तो वो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, किसी भी चीज के लिए भाई कि निर्धारित, इस निर्धारित जगह ही आप ये करें, इस निर्धारित नियमों में रहे, पहले से वो निश्चित होता है, पहले से क्या होता है, निश्चित होता है, तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, निर्धारित। ठीक है, फिर ड्यूली क्या है, ये विधिवत रूप से, है ना, कि भाई आपकी ये जो फोटो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड, आपने फॉर्म में देखा होगा, कहीं देखो, ड्यूली अटेस्टेड मतलब विधिवत रूप से, विधिवत रूप से। ठीक है, या आप ये है कि ये जो परफॉर्मा है और ये चीज है, तो आप किसी गजेटेड ऑफिसर से क्या करवा के लाओगे, ड्यूली अटेस्टेड करा के लाओगे, ड्यूली अटेस्टेड विधिवत रूप से, है ना, विधिवत रूप से, जो उसमें लिखा गया है, जो उसमें बताया गया है उस हिसाब से। ठीक है, कि भाई ये गजेटेड कर्मचारी जो होते हैं से आप अटेस्टेड करा के लाओगे, तो प्रिस्क्राइब, निर्धारित, और ड्यूली विधिवत रूप से। चले आगे, चलो। फिर है मोशन। मोशन यानी प्रस्ताव, रिजोल्यूशन, संकल्प, बिल, विधेयक, एक्ट, अधिनियम। मोशन, रिजोल्यूशन, बिल, एक्ट। ठीक है, देखो ये आपने पढ़ा होगा, क्या लाते हैं जब निंदा प्रस्ताव लाते हैं, पढ़ा है क्या, बताओ पॉलिटी में, वही तो है ये मोशन, है ना। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंशियल मोशन, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, वो वाला प्रस्ताव तो क्या है। ठीक है, रिजोल्यूशन, संकल्प, जैसे मान लो किसी मुद्दे पे चर्चा करनी है, किसी मुद्दे पे चर्चा करनी है, तो क्या होता है, मुद्दे पे चर्चा करती है कि कोई भी संकल्प लाए, रिजोल्यूशन, है ना, उस मुद्दे पे आज चर्चा हुई, तो वो क्या है, संकल्प लाते हैं, कोई भी विषय, उद्देश्य विशेष के लिए जब में अपन रिजोल्यूशन लाते हैं। समाधान भी होता है वैसे इसका, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, संकल्प ध्यान रखना है, फिर उस पर क्या होती है, वोटिंग वगैरह होती है। बिल क्या होता है, विधेयक, जब मान लो कि कोई भी, जैसे अभी यह है कि भाई वन नेशन, क्या है, वन नेशन और वन इलेक्शन, है ना, तो ये क्या बिल लेके आए आप, क्या लेके आए, बिल लेके आए, जैसे मनी बिल हो गया, ये सारी वो वाला बिल है, लेके आए आप। अभी शायद ये कौन सी उसके पास, समिति के पास गया हुआ है ना, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, तो आप बिल लेके आए और बिल मान लो पारित हो गया, वो क्या हो गया, पारित, उसके बाद में क्या, वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, तो वो क्या है, अधिनियम बन जाता है, जब वो पारित हो जाता है, बिल पारित हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, तो वो क्या हो गए, फिर एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है।
ठीक है, कोई समस्या, ये एक्ट होगा। जैसे मान लो कि भू राजस्व अधिनियम 1956 है राजस्थान का, तो ये क्या एक्ट है, तो पहले क्या लाए होंगे, बिल लाएंगे विधानसभा में, क्या लाए होंगे, बिल लाए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, है ना, तो बिल लाए होंगे। तो एक बात बताओ कि राजस्व विभाग है, फिर उसका नोटिफिकेशन निकाला होगा, अधिसूचना राजस्व विभाग ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, उस फिर नोटिफिकेशन को गजट में छाप दिया होगा, गजट राजपत्र जो होता है। ठीक है, वो आपका क्या बन गया, कानून बन गया ये। फिर आपका प्यूनिटिव यानी दंडात्मक, है ना, प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, है ना। जैसे भाई हम आशा करते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट जैसे पेपर आउट वगैरह ये होते हैं उनके लिए, अपराधियों के लिए कोई दंडात्मक नियम बनाए जाएंगे, दंडात्मक नियम बनाए जाएंगे, तो प्यूनिटिव दंडात्मक। बैड कंडक्ट दुराचरण, ये क्या है, दुराचरण। देखो एक बैड कंडक्ट है और एक मिसकंडक्ट है, क्या है, बैड कंडक्ट है और एक मिसकंडक्ट है, एक मिसबिहेवियर है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो मिसबिहेवियर, आपने दुर्व्यवहार कर दिया, आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया किसी को। ठीक है, आपने बात कर रहे थे, आपने थोड़ा इसको ऐसा इधर उधर बोल दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, मिसबिहेवियर किया, दुर्व्यवहार किया, क्या किया, दुर्व्यवहार। लेकिन उससे बड़ा, अगर ज्यादा कुछ उससे बड़ा कर दिया हो तो क्या कर दिया आपने, बैड कंडक्ट, वो दुराचरण कर दिया, और भी ज्यादा कर दिया आपने। ठीक है, और भी उससे भी ज्यादा मिसबिहेवियर कर दिया, तो क्या गया, दुराचरण, क्या गया, दुराचरण। मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट होता है कदाचार, आप पढ़ते होंगे। जैसे भाई उसको हटाएंगे तो उसको कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो कदाचार क्या है कि अपने मान ले कार्यों का निर्वहन कर रहा है, उसमें वो लापरवाही कर जाए, कार्यों के निर्वहन में लापरवाही कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मिसकंडक्ट। और वो लापरवाही ज्यादा हो गई तो वो क्या है, ग्रोस मिसकंडक्ट, वो क्या हो गया, घोर कदाचार, वो क्या हो गया, घोर कदाचार। आगे समझ में। तो प्यूनिटिव दंडात्मक, बैड कंडक्ट दुराचरण, ग्रोस मिसकंडक्ट घोर कदाचार, मिसकंडक्ट कदाचार, मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार, ये सारे एक साथ याद रखना। ठीक है, याद रखना। ये फिर आ गई एक्विट कन्विक्ट वर्डिक्ट, है ना। एक्विट यानी दोष मुक्त करना, उस पर दोष लगाना, उस पर क्या लगाना, दोष लगाना, दोष, सॉरी, उसको क्या करना, दोष मुक्त करना, है ना। इसमें में ही जोड़ लो आप, इसमें, है ना, ये मैंने बताया था ना आपको, दोष मुक्त करना। ठीक है, और कन्विक्ट मतलब सिद्ध दोष, तो ये अपन इसको वैसे जोड़ सकते थे। तो ये मैंने सारा आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत है क्या, बताओ। एक्विट दोष मुक्त करना, कन्विक्ट सिद्ध दोष करना, वर्डिक्ट अधिमत फैसला मैं बताया था, तो ये ध्यान रखना है, इसका क्या ध्यान रखना है, अधिमत, क्या ध्यान रखना है, अधिमत। बताओ, ये मैंने पहले ही बता दिया, तो इस पे समय खराब नहीं करेंगे। अक्यूज, अभियोग लगाना, अक्यूज मादी, और अक्यूज्ड अभियुक्त। ठीक है, ये मैंने उस समय बता दिया था। डिलिमिटेशन परिसीमन, ठीक है, आर्टिकल 82 क्या बताओ, डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग ये केंद्र सरकार नियुक्ति करता है ना, तो डिलिमिटेशन परिसीमन। ठीक है, कि भाई जैसे मान लो कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन करना है कि कौन सा क्षेत्र किस में आएगा, उस हिसाब से होता है डिमार्केशन, ये होता है सीमांकन। ये होता है जैसे मान लो कि अभी चल रहा है ना कि भाई नई पंचायतें बनाई जाएंगी, क्या बनाई जाएंगी, नई पंचायतें। अब सबकी ये हो रहा है कि यार कौन सी पंचायत कितनी, किसको तोड़ेंगे, कितनी बनेगी, है ना, ये जनसंख्या हुआ ना, तो उसमें क्या है, उसका सीमांकन किया जाएगा बाद में, है ना, सीमांकन की ये कितना एरिया इसमें आएगा, तो वो क्या होता है, डिमार्केशन, वो क्या होता है, डिमार्केशन। ठीक है, तो परिसीमन और डिमार्केशन का ध्यान रखना। ठीक है ना। पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाते भी नहीं है लोग। ठीक है, बाकी ये कितना आपको इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे पेपर उठा के पिछले तब आपको पता चलेगा, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि यार सर क्या कर रहे हैं, मतलब ये कौन पढ़ाता, हम तो सीधे रट लेंगे, रट लोगे। लेकिन वहां थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि भाई रट लोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि ये वर्ड कहाँ काम आते हैं और कैसे क्या होते हैं, तो आपके इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डिलिमिटेशन और डिमार्केशन, अब डिमार्केशन आएगा तो कभी डिलिमिटेशन वाला याद नहीं रहेगा यार, परिसीमन करेगा नहीं, तो दोनों एक जगह, तो परिसीमन और सीमांकन आपके समझ में आ जाएगा। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, बताओ ये आर्टिकल कौन से है, 76 में है, ये आर्टिकल कौन से है, 165 में है, ये स्टेट वाला है, ये सेंटर वाला है। अब वहां एडवोकेट जनरल आ गया मान लो, और आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो और पहले ही आ गया महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता को टिक करके आ सकते हो। तो ये ध्यान रखना, और जब आप अभ्यास करोगे तब आपके समझ में आएगा। हो सकता है कि भाई आप में से बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन कई मेरे जैसे भी हैं, तो उनकी इतना याद नहीं रहता और वो सारे कनेक्ट करके नहीं चल पाते, तो उनके लिए कह रहा हूं जो मेरे जैसे हैं। तो अटॉर्नी जनरल क्या हो गया, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल क्या हो गया, महाधिवक्ता, ये दोनों आपको याद रख लेना। फिर है आपका
इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति, इसको ध्यान रखना आप। क्या है? इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति। जैसे आप मान लो कि लोन वगैरह लेते हैं तो वो एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। क्या होता है? क्षतिपूर्ति। कि भाई मान लो कि अगर लोन नहीं चुका पाए तो क्या है ये, तो वो होता है इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति। एक होता है रिम्बर्समेंट। क्या होता है? रिम्बर्समेंट। तो सरकारी कर्मचारी हैं, वो रिम्बर्समेंट के नाम से ही वो समझ गए होंगे कि क्या है ना, प्रतिपूर्ति। जैसे मान लो कि आपने मेडिकल बिल है, जैसे आपने दिखाया, ठीक है, घर वालों को दिखाया, खुद को दिखाया, तो मेडिकल जैसे, तो आपने हॉस्पिटल में दिखाया, 10,000 का खर्चा आ गया, फिर आप बिल लगाओगे, है ना, अपने डिपार्टमेंट में बिल लगाओगे, फिर वो क्या होगा? उनका रिम्बर्समेंट होगा। उनका क्या होगा? फिर आपके वो पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? रिम्बर्समेंट हो जाएगा। तो वो है, ठीक है। तो हमने तो खूब रिम्बर्समेंट लिया है ना भाई, मेडिकल का नहीं, और भी सारी चीजें कई होती हैं जो आप उनका रिम्बर्समेंट लेते हो। जैसे आप एलटीसी पे जाते हो, जैसे मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो वहाँ लीव ट्रेवल कंसेशन बोलते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन। तो वहाँ जाते थे, तब मान लो कि जो फ्लाइट से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, तो उसका तो टिकट होती थी, फिर वो लगाते थे, है ना। तो वो रिम्बर्समेंट होती थी फिर तो, प्रतिपूर्ति। ठीक है। कंपेंसेंट्री, ये क्षतिपूरक नहीं, ये प्रतिपूरक है ना, इसको लिखो प्रतिपूरक। ये मैं थोड़ा उसको, प्रतिपूरक। कंपेंसेटरी का मतलब है, जैसे मान लो आप सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है। जैसे हम संडे को जाते हैं, संडे को मान लो ऑफिस चले गए भाई, अब तो हमारे पुलिस में तो कोई ऐसे संडे वनडे होता है नहीं, 24/7 है। तो पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो वहां जैसे मान लो संडे को चले गए, तो संडे को छुट्टी होती है, और संडे को गए और काम किया, तो आप हमको क्या मिलती थी? कंपनसेंट्री लीव बोलते थे, मिलती थी कंपनसेंट्री लीव, प्रतिपूरक अवकाश बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कंपनसेंट्री का क्या मतलब हो गया? प्रतिपूरक, कि भाई आपने जो संडे को काम किया है उसका प्रतिपूरक आपको देते हैं, ठीक है। क्षतिपूर्ति टाइप ही मान लो, लेकिन आएगा क्या, उसको लिखोगे क्या वहां पे एग्जाम में? प्रतिपूरक। तो कंपनसेंट्री लीव के हिसाब से इसको याद रख लेना। फिर है कंपेशनेट, अनुकंपा, है ना। कंपेशनेट, जैसे भी इसको जो भी उच्चारण हो, मेरा तो बहुत खराब उच्चारण है इंग्लिश का, उसको क्या बोलते हैं? अनुकंपा। तो अनुकंपा जैसे नियुक्ति होती है, उस हिसाब से कंपेंसेट, अनुकंपा नियुक्ति के हिसाब से याद रख लेना। कंपेंसेशन, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, है ना। कंपेंसेशन वैसे मुआवजे के रूप में, जैसे मान लो कि भाई हाईवे निकल रहा है कहीं से, किसानों की जमीन ये आ गई, तो उनको क्या दिया जाएगा? कंपेंसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। जैसे कहीं पे आगजनी हो जाती है, वहां फिर उनको मुआवजा देते हैं, उस हिसाब से याद रख लेना, ठीक है। तो ये चारों पांचों एक जगह में ले आया, तो आप ये प्रतिपूर्ति। जैसे अब होता क्या है, वहां रिम्बर्समेंट में क्षतिपूर्ति मत करके आ जाना, ये बहुत बार होता है। ऑब्जेक्टिव में तो पक्का गलत करते हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो पक्का गलत करते हो, रिम्बर्समेंट में क्षतिपूर्ति दिखते ही आप टिक कर देते हो, नहीं, ये प्रतिपूर्ति है, ठीक है। इसीलिए तो मैं एक जगह लाया हूं इनको, कंपेंसेशन और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कहाँ गलती करोगे वो मैं पहले ही ले आया। इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, जैसे भाई कोई भी, किसी भी आदमी की इंटीग्रिटी होती है, नहीं कहते कि यार इंटीग्रिटी से समझौता नहीं, सत्यनिष्ठा होती है। अखंडता भी होती है, इंटीग्रिटी अपन पढ़ते ही हैं, जो इसमें पढ़ते हैं बताओ, प्रस्तावना वगैरह में वो पढ़ते हैं इंटीग्रिटी, तो वो सत्यनिष्ठा। एक सोलम होती है, उसको भी क्या बोलते हैं? सत्यनिष्ठा। तो ये दोनों याद रख लें, ठीक है। फिर होता है एक पैनल कोड। क्या होता है? पैनल कोड। पैनल मतलब दंड, कोड मतलब संहिता। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं ना भाई, आचार संहिता लग गई, कोड ऑफ कंडक्ट, वो कोड का मतलब क्या है? संहिता, है ना। जैसे आईपीसी 260 है, आईपीसी, सॉरी आईपीसी 1860, तो इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, है ना। अब तो चेंज हो गई, अब तो चेंज हो गए, नए कानून आ गए, नए क्रिमिनल लॉ आ गए, तो वही है भारतीय दंड संहिता। तो इंडियन पेनल कोड, दंड संहिता, याद रखना है। पेनल लॉ, लॉ का मैंने बता दिया, एक तो बताया लॉ, विधि, ये ध्यान रखना है, लीगल यानी विधिक, और एक जुडिशियल, कानूनी, ठीक है। सारी चीजें, पेनल कोड दंड संहिता, पेनल लॉ दंड विधि। फिर आगे आपका सरचार्ज और शेष। सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार, और शेष का मतलब होता है उपकर। सरचार्ज और शेष, तो सरचार्ज का मतलब क्या हो गया? अधिभार, और शेष का मतलब उपकर, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो कि आप आयकर देते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है कि भाई 3 से 5 लाख तक का तो आप पे लगेगा 5%, फिर आपका 5 से 10 लाख पे लगेगा आपके 10%, ठीक है। फिर है आपके 10 से लेके 50 लाख, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि क्या अभी इनकम टैक्स वो जो है रेट है, ये लग गया 30%। और 50 लाख से अगर ज्यादा है ना, 50 लाख से ज्यादा है, तो मान लो 40% या 30% जो भी है, तो उस पे जिसकी आय 50 लाख से ज्यादा है,
तो उनपे जैसे मान लो 30% टैक्स लग रहा है, फिर ये 30% का जैसे 1% उस पर सरचार्ज और लगेगा, उस पर क्या लगेगा, सरचार्ज, यानी अधिभार दे दिया उसको। यानी 30% वो टैक्स दे रहा है, तो 30% जितना टैक्स, मान लो कि वो 3,000 रुपए दिए या 30,000 दिए, उसका 1% आप पे क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा। फिर शेष क्या होता है कि भाई मान लो कि आप 30% टैक्स दे रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो 30% या 30% से ज्यादा जो टैक्स देता है ना, उसको 0.5% शिक्षा का शेष देना देना पड़ेगा। शिक्षा के लिए, या कह दे कि भाई कृषि के लिए, उसके लिए 0.5% उस पर क्या लगा देंगे, शेष, उपकर लगा देंगे। कर तो पहले था ही, ये उपकर और लगा दिया। इसमें कर तो पहले था ही, लेकिन उस पर एक ज्यादा एक्स्ट्रा और क्या लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया, अधिभार। तो ये दोनों याद रख, ठीक है। शेड्यूल अनुसूची पता ही है आपको, और आर्टिकल अनुच्छेद, ये तो पॉलिटी में पढ़ते ही हो, दोनों याद रख ही लोगे, ठीक है। तो आर्टिकल को अनुसूची मत कर देना वहां, शेड्यूल को अनुच्छेद मत कर देना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। फिर एक सेक्शन भी होता है, रूल भी होते हैं कि भाई इस सेक्शन में ये, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। सेक्शन का मतलब अनुभाग भी होता है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर नहीं होता, अनुभाग अधिकारी, या कहते हैं कि भाई ये सेक्शन है, ये है ना, ये का सेक्शन है। फिर है आपका अपेंडिक्स, अनेक्जर और इनक्लोजर, और एक होता है अटैच। अटैच ये होगा शायद इसमें, ये रहा अटैच भी, मतलब संलग्न। तो ये क्या है, अपेंडिक्स, परिशिष्ट, देखते हैं ना अपन, जैसे बुक्स वगैरह में पीछे लिखा होता है अपेंडिक्स, ठीक है, या कोई एडवर्टीजमेंट निकलता है उसमें भी लिखा होता है। फिर है एक अनेक्जर, एक इनक्लोजर। अनेक्जर का मतलब संलग्नक, और इनक्लोजर का मतलब है अनुलग्नक, और उसका क्या है, अटैच का मतलब है संलग्न, है ना। ये मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कि सेवा में श्रीमान एसडीएम महोदय, ठीक है, श्रीमान एसडीएम महोदय, विषय लिख दिया आपने पट्टा चाहने हो, तो पट्टा बनवाने बाबत, या जो भी है, पट्टा बनवाने बाबत कि उपरोक्त विषयांतर्गत सभी ने निवेदन है कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, ठीक है, इस जगह का आपने पता बता दिया, और आपने कहा कि भाई ये इसके साथ ये हमारा बिजली का बिल है ना, बिजली का बिल अटैच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिजली का बिल अटैच कर रहा हूँ। अटैच का मतलब क्या हो गया, संलग्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, संलग्न कर रहा हूँ, बिजली का बिल अटैच हो गया। और ठीक है, एक दूसरा फिर दे दिया कि मान लो मूल निवास है, मूल निवास भी क्या कर रहा हूँ, मैं अटैच कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ का ये हूँ। और मान लो कि ये मेरा जो है मकान है, या मैंने ये मेरा जो जमीन है, मकान है, इसका पट्टा, और इसका जो मेरे पास टाइटल हक है उसका, ठीक है, या मेरे पास कि भाई ये है कि मैं ही इसका स्वामी हूँ, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी क्या कर रहा हूँ, अटैच, तो क्या कर रहा हूँ, अटैच। अब 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो गए, 3 प्रकार, फिर ठीक है, ये सारा लिख दिया। फिर अपन नीचे लिखते हैं कि भवदीय ये भी है, फिर उसके साथ लिखते हैं इनक्लोजर, इनक्लोजर, संलग्न, जो भी मतलब अटैच है डॉक्यूमेंट्स, इनक्लोजर, ये जो सारी चीजें ऊपर बताई हैं वो इनक्लोजर है, यानी वो अनुलग्नक है। अनुलग्नक कौन सी है, ये सारी चीजें। अब ये 3 चीजें हो गई, तो उनको कैसे क्या करोगे कि भाई जो बिजली का बिल है ना, उसको बता दोगे कि अनेक्जर 1, अनेक्जर 1, यानी जिसपे अनेक्जर 1 जिस डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है वो क्या है, अनेक्जर 1 जिस पे लिखा है वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, बिजली का बिल है। फिर है अनेक्जर 2, अनेक्जर 2 वो क्या है, मूल निवास है, और इसका क्या लिख दोगे ऊपर, अनेक्जर 3, है ना। तो उनकी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई बिजली का बिल अच्छा लगा रखा है, तो अनेक्जर फर्स्ट पे जो लिखा है ना वो बिजली का बिल है, अनेक्जर 2 ये है वो, तो वो देख लेगा। बाकी जो ऑफिस में काम करते हैं, डिपार्टमेंट में, या गवर्नमेंट कर्मचारी, उनको तो पता है अनेक्जर क्या होता है, ये सारी चीजें, है ना, उनके तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। और ये सारी चीजें इनक्लोजर लगी हुई हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, अनेक्जर, अटैच और इनक्लोजर, ठीक है। फिर बचा क्या, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब ये है परिशिष्ट। ये आपने देखा होगा कि जैसे कोई एडवर्टीजमेंट निकला, मान लो फर्स्ट ग्रेड का एडवर्टीजमेंट है, और मान लो कि ये वैकेंसीज हैं, तो वो वहां लिखा होता है कि भाई आप है ना अपेंडिक्स इन वैकेंसीज की जो, कि भाई कौन सी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है। हालांकि वैसे तो ऊपर ही वो दे देते हैं, लेकिन फिर भी मान लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसी है, इनका जो पूरा ब्यौरा है ना, किस हिसाब से क्लासिफिकेशन है, वो अपेंडिक्स फर्स्ट में देखें। फिर एडवर्टीज खत्म होगा, एडवर्टीजमेंट खत्म जब हो जाएगा, लास्ट में लिखा रहता है ये अपेंडिक्स फर्स्ट। अपेंडिक्स फर्स्ट में क्या बताया था यहाँ कि भाई वैकेंसीज का ब्यौरा, वो क्या होता है, परिशिष्ट, क्या होता है, परिशिष्ट, ठीक है। आ गया समझ में, ये वाली चीजें समझ में तो आ रहा है क्या। फिर है आपके सर्कुलर, परिपत्र, रिमाइंडर, अनुस्मारक, मेमोरेंडम, ज्ञापन,
कोरिजेंडम शुद्धि पत्र, ऑर्डर आदेश, नोटिस सूचना, कम्युनिकी विज्ञप्ति, टेंडर निविदा, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, नोटिफिकेशन अधिसूचना, नोटिस सूचना। एक जैसे ही है कि नहीं बताओ, है ना? एक जैसे ही है क्या, बताओ। चलो, तो देखो, होता क्या है कि जैसे मान लो अपन किसका एग्जाम्पल लें, राजस्व विभाग का एग्जाम्पल लें, किसका लें? ठीक है, राजस्व विभाग के तो कई ले लिए, है ना, हमारे डिपार्टमेंट का लेते हैं। जैसे मान लो कि पुलिस डिपार्टमेंट है, कौन सा है? अब देखो, मान लो सब लोगों को कोई सूचना देनी है, सब लोगों को क्या देनी है, सूचना देनी है कि भाई इस तारीख को, जैसे जयपुर में सूचना देनी है सभी पुलिस वालों को कि भाई इस स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम में क्या होगा कि परेड होगी, और वहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, कोई मुख्य अतिथि है, तो आपको सबको वहाँ 8 बजे सबको हाजिर होना है। ठीक है, सबके पास सूचना पहुंचे, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक सर्कुलर निकाल देंगे, परिपत्र निकालेंगे। किसको देनी है, सबको सूचना देनी है कि भाई ये, है ना, या नोटिस निकाल देंगे, सूचना सूचना दे रहे हैं ना, या नोटिस निकाल देंगे। एक ही जैसे होते हैं लगभग, सर्कुलर ही और नोटिस, सर्कुलर और निकाल दिया, सबको सूचना दे दी कि भाई उस समय आपको हाजिर होना है 8 बजे। सबके पास चला गया सर्कुलर, यानी सर्कुलेट हो गया। क्या हो गया, सर्कुलेट करना है, क्या करना है, सर्कुलेट करना है, तो वो क्या हो गया, परिपत्र। नोटिस मतलब सूचना, उसको क्या है, नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। ठीक है, जहाँ सब लोग देख सकते हो, नोटिस बोर्ड पे। आजकल तो व्हाट्सएप हो गया, सारी चीजें होगी तो अपने आप वहां चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गए नोटिस और सर्कुलर। मान लो किसी पर्टिकुलर आदमी को कोई काम कहना है, या उसकी ड्यूटी लगानी है कि भाई ये 3 आदमियों की ड्यूटी ये वहां लगेगी। ठीक है, या किसी की कोई इंक्रीमेंट रोकना है, या किसी को कुछ आदेश देना है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर आदमियों के लिए वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर। वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर, आदेश, ऑफिस ऑर्डर होते हैं जो, है ना, कार्यालय आदेश, वो क्या हो गया, आदेश। ठीक है, ये यहाँ भी आ गया। चलो, ये हो गया। फिर मान लो किसी को आदेश दे दिया गया कि भाई आप, है ना, ठीक है, आप ये काम करिए। ठीक है, और ये काम करके हमें जल्दी ही सूचित करें कि आपने, तो आपको काम दिया गया है, कोई भी उसको काम दिया गया है उसको देख के और हमें सूचित करें। ठीक है, अगर मान लो वो नहीं करता है, अगर मान लो वो नहीं करता है, तो उसको क्या दिया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है कि भाई आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, किसी को कोई लेटर भेजा। अच्छा, मेमोरेंडम भी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर को दिया जाता है, जैसे किसी ने कोई गड़बड़ी कर दी, के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई, तो होगा क्या, एक मेमोरेंडम इशू किया जाएगा कि भाई आपके आपके खिलाफ ये जो है शिकायत प्राप्त हुई है, तो क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो इसका जवाब दीजिए। आप इसका क्या दीजिए, जवाब दीजिए। तो वो क्या दिया जाता है, उसको मेमो बोलते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं कि भाई जिसको मेमो, अरे इसको मेमो मिल गया, क्या मिल गया, मेमो मिल गया। तो वो मतलब एज ए थोड़ा पनिशमेंट टाइप होता था। अगर मान लो फिर वो उसको दिए गए कि 3 दिन में जवाब दो, अगर वो नहीं दिया तो फिर उसको क्या बोलते थे, रिमाइंडर देते थे। ठीक है, फिर भी नहीं दिया तो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 ऐसे होता था। तो वो मेमोरेंडम हो गया, रिमाइंडर हो गया। कोरिजेंडम, आपको पता ही है कि एडवर्टीजमेंट निकलता है, मान लो एडवर्टीजमेंट निकला। ठीक है, कि भाई ये हैं, इसमें ये एलिजिबल होंगे, एज का या किसी का एज का दे दिया क्राइटेरिया, या कोई भी चीज का दे दिया कि ये वाले इसमें एलिजिबल होंगे, इसमें यहाँ तक कि 1/1/2023 तक एलिजिबल होंगे। या फिर उसमें जब फिर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है कि मान लो टाइपिंग करने में, ये सारी चीजें, है ना, टाइपिंग करने में त्रुटि हो गई, तो अब वो देखा कि यार ये तो गलत छप गया, तो बाद में उसका क्या निकालते हैं, आपने देखा होगा कि कोरिजेंडम निकलता है। क्या निकलता है, कोरिजेंडम। या वैकेंसी इधर की उधर हो गई, फिर क्या निकलता है, कोरिजेंडम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरिजेंडम। कोरिजेंडल से कोरिजेंडम से मिलता जुलता ही होता है एक इराटा, उसको भी क्या बोलते हैं, एरर से मतलब है एरर, तो इराटा, उसको भी क्या बोलते हैं, शुद्धि पत्र, उसको भी क्या बोलते हैं, शुद्धि पत्र। ठीक है, एक सेम कम्युनिकी, कम्युनिकी भी होती है, विज्ञप्ति, है ना। अब आरएस मेंस के सिलेबस में देखा होगा शायद, उसमें है ये कम्युनिकी और ये सारी चीजें। तो वो क्या होगी, कम्युनिकी, मतलब कम्युनिकेशन करना, सबको बताना कि भाई सारे उसको कम्युनिकेशन कर दें, तो वो उसको क्या बोला जाता है, विज्ञप्ति। तो ये एडवर्टीजमेंट से मिलता जुलता। फिर हो गया नोटिफिकेशन, मैंने आपको बता ही दिया, अधिसूचना। ठीक है, जैसे भाई राजस्थान कोई भी डिपार्टमेंट है, उसने ये रूल्स बनाए, ये नियम बनाए, तो उसने नोटिफिकेशन उसको निकाला। नोटिफिकेशन से क्या है कि पूरे पब्लिक को पता चल जाए, है ना, सारे जनता को अगर बताना हो, तो क्या हो गया, नोटिफिकेशन। एडवर्टीजमेंट हो ही गया। एक होता है निविदा, क्या होता है, टेंडर, निविदा।
जैसे मान लो गवर्नमेंट को क्या करना है कि मान लो कि कोई रोड बनानी है, क्या बनानी है, रोड बनानी है, तो वो क्या निकालती है, टेंडर निकालती है कि भाई ये है इतनी इतनी, वो सारी चीजें उसमें स्पेसिफिकेशन दे देगी, कितने किलोमीटर की रोड है, ऐसे बनाना है, ये क्वालिटी, ये क्वांटिटी, ये होना चाहिए, तो क्या निकालते हैं, टेंडर। ठीक है। या गवर्नमेंट को कुछ चीजें खरीदनी है, ठीक है, क्या खरीदनी है, जैसे मान लो कि 50 फायर ब्रिगेड मशीनें खरीदनी है, ठीक है, तो उसके लिए निकाल देगा। फिर होता क्या है, या मेडिकल में, ठीक है, कि दवाइयाँ खरीदनी है, क्या खरीदनी है, दवाइयाँ, तो क्या निकालते हैं, टेंडर। क्या निकालते हैं, टेंडर निकालते हैं। ठीक है। फिर इन दवाइयाँ जैसे भाई बहुत सारी फर्म होती हैं, ठीक है, बहुत सारी फर्म होती हैं, वो अप्लाई करती हैं टेंडर को, वो क्या करती हैं, अप्लाई करती हैं, तो वो जो बेचने वाले हैं या जो अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं, वेंडर। वो बोलते हैं उसको विक्रेता। वो क्या होते हैं, विक्रेता। ठीक है, वो टेंडर हो गया। फिर उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, गवर्नमेंट और उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा होती है। ठीक है। एग्रीमेंट मान लो, करार। ये आपके समझ में आ गया। आगे चले, इनविजिलेशन, अन्वीक्षण। बताओ संधि क्या होगी, अनु प्लस इक्षण, ये बढ़ाएगा कि छोटा, अनु प्लस इक्षण। इनविजिलेशन से क्या बना है, इनविजिलेटर। इनविजिलेटर नहीं होता क्या आपके, वीक्षक जो होता है, वीक्षक जो होता है ना, निरीक्षण जो बोलते हैं उसको, निरीक्षक जो बोलते हैं, इसी से इन्विजिलेटर बना है। ठीक है, चलो आगे। फिर आपके इन्वेस्टिगेशन का मैंने बता ही दिया, अन्वेषण, जांच, समय। इंस्पेक्शन, निरीक्षण, जैसे मान लो आपको कल एसडीएम बन गए और किसी स्कूल का क्या करने गए आप, इंस्पेक्शन करने। डिफेंडेंट मैंने बता दिया, प्रतिवादी, रेस्पोंडेंट भी प्रत्यर्थी, या जैसे कोई उत्तर देने वाला होता है, रेस्पॉन्स देने वाला होता है ना, ये प्रतिवादी के रूप में भी कभी काम आता है। प्लेंटिफ होता है ये जो याचिका करता, जो वादी, जो केस लेके जाता है। ठीक है ना। एक तो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले, ठीक है, और एक होते हैं क्रिमिनल मामले, इनको दीवानी मामले बोलते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और ये क्रिमिनल, ये फौजदारी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। ये प्लेंटिफ क्या हो गया, वादी। एक शूट होता है, वाद लाना, वाद लाना, ये क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान रख लोगे क्या। चले आगे, चलो। एक होता है अर्नेस्ट मनी, बयाना राशि। जैसे टेंडर वाला बताया ना, कि मान लो कि कोई टेंडर की कोई कीमत है कि भाई 5 करोड़ का टेंडर है, उसमें क्या कि जैसे 2% रख दिया कि भाई आप टेंडर अप्लाई करोगे तो 2% आपको पहले जमा कराना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं बयाना राशि। ठीक है, बयाना राशि 2% की भाई आपको ये जमा कराना पड़ेगा, अर्नेस्ट मनी, बयाना राशि। एक होता है इम्प्रेस्ड मनी, अग्रदाय राशि। क्या होता है, अग्रदाय राशि। जैसे आप एन हो, ठीक है, तो आपके ऑफिस का खर्चा मिलता है कि भाई आपको जरूरत पड़ जाए अचानक, मान लो कि स्टेशनरी की पड़ जाए या किसी भी चीज की मिल जाए, तो आपके पास एक अकाउंट होता है जिसको मतलब कि भाई उसमें से आप खर्चा कर सकते हो, उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड मनी। अनफेयर, अनुचित, और अनफेयर मीन्स अनुचित साधन, है ना। तो आप जब अपन एग्जाम वगैरह देते हैं तब निकलता है ना, जो नोटिस निकलता है, जो सूचना होती है, उसमें होता है कि भाई आप अनफेयर मीन्स में अगर पकड़े जाते हो तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, डिबार, यानी वर्जित कर दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते, 3 साल के करें या ना। आरपीएससी कई बार सूची भी निकालती है, तो वो क्या है, अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए अगर आप पाए गए तो आपको डिबार कर दिया जाएगा 3 साल के लिए, या आपको। रिट्रेंचमेंट, छटनी, क्या है, रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी का होता है ना, जैसे मान लो मंदी का टाइम आ जाता है तब कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है ना, वो रिट्रेंच। इनक्रोचमेंट, अधिक्रमण, कब्जा, गैर कानूनी, अतिक्रमण कर लेते हैं ना, सार्वजनिक भूमि पे अधिक्रमण कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, ठीक है, इनक्रोचमेंट। ये अधिक्रमण, उसके सुपरसीड के लिए भी क्या आता है, सुपरसीड, इसका भी मतलब अधिक्रमण होता है, ठीक है? इसका मतलब भी अधिक्रमण होता है, सुपरसीड। एक सप्रेशन होता है, सप्रेशन, सप्रेशन, ये भी क्या होता है कि अधिक्रमण होता है, कि जैसे मान लो पुराना कोई ऑर्डर निकाला हुआ है गवर्नमेंट का, है ना, या किसी डिपार्टमेंट का, और उस आप कहते हैं कि भाई उस जो पहले ऑर्डर निकाला हुआ था उसको सुपरसीड करके या सप्रेशन करके कि वो अब मान्य नहीं होगा, ठीक है, तो उसको सप्रेशन करके अब ये वाला ऑर्डर नया वाला मान्य होगा, तो उसके लिए भी क्या होता है, अधिक्रमण। ठीक है। एक्स पार्टी जजमेंट, यानी एक पक्षीय निर्णय। तो कई बार नहीं होते कि भाई मतलब कोर्ट में कोई केस है और अगली दूसरी पार्टी को बिना सुने ही क्या दिए जाते हैं कि भाई दूसरी पार्टी को नोटिस दिया गया, नोटिस दिया गया, लेकिन वो नहीं आया, तो क्या कर देते हैं, एक्स पार्टी जजमेंट, एक पक्षीय निर्णय ले लेते हैं।
एक होता है हाइपोथिकेशन, माल बंधन। इसका मीनिंग आप देखो, ये माल बंधन ही वहां लिख के आना है। जैसे मान लो कि आपने कार लोन लिया, ठीक है, कार लोन लिया तो होगा भाई कार लोन लिया, लेकिन उस पे कार पे अगर देखा जाए तो भाई नाम तो अपने है, लेकिन उस पे कब्जा किसका होगा जब आप लोन नहीं चुका दोगे, तो बैंक का। तो कई बार क्या होता है, उसको अगर मान लो वो जमा नहीं करा पाता है तो उसका ही कब्जा रहता है, तो हाइपोथिकेशन बोलते हैं उसको कि भाई हमारा इस पे अधिकार है। अगर लीगली तौर पे देखा जाए तो आपने लोन लिया है इस हिसाब से, तो हमारा इस पे हाइपोथिकेशन है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वसूल भी जब्ती भी इसके कल को कर सकते हैं। डीड होता है विलेख। डीड होता है क्या, विलेख, मतलब एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कोई एक बिजनेस खोला, ठीक है, आप ए हो और बी हो, तो आपको जो पार्टनरशिप डीड बनेगी, क्या बनेगी, पार्टनरशिप, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स बनेगा कि ए और बी ऐसे ऐसे ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन, तो क्या बनेगी, डीड बनेगी। जैसे सेल डीड बन जाती है ना, आप किसी को बेचते हो संपत्ति, ट्रांसफर करते हो, तो वो डीड वो होती है ना। जैसे आप किराए पे दे रहे हो, लीज डीड होती है, लीज डीड होती है, आप किसी को किराए पे देते हो तो डीड बनती है, वो विलेख बोलते हैं। एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट, संदिग्ध, है ना, स्पष्ट नहीं हो कोई चीज। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, आप भी हो एम्बिशियस हो कि भाई मुझे एसडीएम बनना है, या मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, उसके बाद जैसे मान लो सब इंस्पेक्टर के बाद में मुझे क्या करना है, एसडीएम बनना है, तो एम्बिशियस आप होते हो, महत्वाकांक्षी। कोरेस्पोंडेंस पत्राचार, है ना, जैसे आप फॉर्म भरते समय आता है ना भाई, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बताओ, फॉर्म भरते समय आता है, ये तो समझाने के लिए लिखा है, कभी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वहां लिख दो कि फॉर्म भरते समय, यानी फॉर्म भरते समय वो आता है ना कोरेस्पोंडेंस, मतलब पत्राचार का पता, पत्राचार के लिए, उस हिसाब से मैंने समझाने के लिए लिखा है ना। एक होता है काउंसिल, सलाह देना, और एक होता है काउंसिल, परिषद। क्या होता है काउंसिल, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, तो ये वही वह है। एक काउंसिल सलाह देना, है ना, कि भाई आप किसी को, कई काउंसलर होते हैं, ठीक है ना, कि भाई सलाह देते हैं। बाकी वैसे इंडिया वाले लोगों को काउंसलर की जरूरत पड़ सकती है क्या, भाई भारत का आदमी है ना, उपदेश देने में सबसे आगे है, किसी भी चीज का उपदेश दे देगा वो, ठीक है। अब हमारे गांव में एक लड़का है, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में पूछ लो, किसी की चीज के बारे में कह दो, बस उपदेश दे देगा, ठीक है। वो नहीं कहते कि भाई, है ना, घर बढ़ती तो कौन दिखे, लेकिन पाड़ बढ़ती दिखा हुआ। तो कई होते हैं कि उपदेश, आप किसी भी प्रकार का उपदेश ले लो, चाहे कुछ खुद कुछ नहीं हो, खुद कुछ नहीं हो, नहीं कहीं नहीं देखे कि भाई उनको 10 साल हो गई तैयारी करते हुए, ठीक है, सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, लेकिन आप उनसे पूछ लो कि यार इसकी तैयारी करें, लो आपको आधा घंटे बिना रुके बोल सकते हैं वो, ये पढ़ना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये बुक पढ़नी चाहिए, इसमें ऐसे करना चाहिए, वो वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लानी चाहिए, वो सारा बता देंगे आपको, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, खड़े होके पढ़ना चाहिए या बैठ के पढ़ना चाहिए, उस कोचिंग से पढ़ना चाहिए, सारी बता देंगे। मतलब उपदेश तो अपने, है ना, वो क्यों मैं समय खराब कर रहा हूँ आपका। काउंसिल सलाह देना, काउंसिल परिषद, ठीक है। इनसाइट अंतर्दृष्टि, है ना, अंतर्दृष्टि, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। एक होता है ओवरसाइट, है ना, इनसाइट नहीं, इसको काट दो, है ना, ओवरसाइट यानी चूक या भूल, है ना। कई बार हो जाती है ना कि मान लो कि आप भाई, बाबू होता है टाइपिंग कर रहा है, और उससे मान लो कि कोई भूल हो गई, छोटी टाइपिंग एरर हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, भूल या चूक बोलते हैं। फिर होता है एक अप्रूवल, एक कंसेंट, एक रिकमेंडेशन और एक असेंट। अप्रूवल मतलब अनुमोदन, ठीक है, कि भाई वित्त विभाग के पास 2000 फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज के लिए अनुमोदन के लिए वित्त विभाग के पास फाइल गई है। मतलब अनुमोदन का है कि भाई उन्होंने अगर अप्रूवल कर दिया तो क्या हो गया कि मंजूरी मिल गई, या मंजूरी के लिए बोल सकते हैं। तो अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अनुमोदन। तो इसका प्रशासनिक शब्दावली में क्या आएगा, अप्रूवल, अनुमोदन, ठीक है। फिर है कंसेंट यानी सहमति, रिकमेंडेशन, सिफारिश। आप देखना कई बार राष्ट्रपति की क्या चाहिए होती है, सिफारिश चाहिए होती है, कई बार कंसेंट चाहिए होती है, ठीक है, वही वाली बात है। तो कंसेंट मतलब सहमति, रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसा या सिफारिश, है ना, कि भाई फलाने विधेयक पे राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। संस्तुति भी होता है इसका मतलब, अनुशंसा भी। कई होता ना कि यार मैं उसकी रिकमेंडेशन से आया हूँ, मतलब सिफारिश से आया हूँ, या उसकी रिकमेंडेशन कर देते हैं, अनुशंसा कर देते हैं, वो रिकमेंड। असेंट मतलब स्वीकृति, असेंट मतलब स्वीकृति देना, अनुमति। एक डिसेंट होता है, असेंट का विलोम शब्द ही होता है डिसेंट, यानी विसहमति या असहमति, है ना, असहमति। या डिसेंट नोट अगर बोले तो विसहमत की टिप्पणी। नोट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी, ये भी होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। क्लास लंबी तो नहीं होगी, हाँ चलो तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, 1 घंटे की क्लास हो गई है ना। तो मेरे हिसाब से पारिभाषिक शब्दावली में आपको मजा आया होगा, और आप बिल्कुल पढ़िए, इसको ढंग से तैयार करिए, है ना। तो ये
मतलब कि मेरिट अगर बनाती है ना तो ऐसे ही टॉपिक्स बनाते हैं, ठीक है। संधि पूरी दुनिया पढ़ती है, सारी पढ़ते हैं, लेकिन इस ये एक टॉपिक आपको थोड़ा अलग कर सकता है। बाकी कल करेंगे, है ना, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ मेरा शो।